हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्लेलिस्ट का पार्ट 2 है। इससे पहले इसका एक पार्ट आया था जिसमें हमने सीखा कि यूटिलिटी क्या होता है, कंज्यूमर कौन होता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होती है। कि यूटिलिटी में हमने सीखा कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और उसके बीच में रिलेशन। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी हो तो पहले आप उस वीडियो को देखें। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। आज हम इस लॉ को पढ़ेंगे इस वीडियो में और समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इस लॉ की डिफाइन बताती हूँ कि ये लॉ क्या होता है। लॉ ऑफ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, स्टेट्स दैट, ये हमें क्या बताता है, as we consume more and more unit of a commodity, more and more unit of a commodity, the utility derived, जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है, डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, हर एक अगला एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से, सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ाते हैं, यानी कि हम जैसे जैसे एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हैं, उस यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी हमारे लिए डिक्लाइन होती जाती है, कम होती जाती है, मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि मार्जिनल का मतलब ही चेंज है, यानी कि जब मैं अपने यूनिट्स में चेंज कर रही हूँ तो मेरी टोटल यूटिलिटी में भी जो चेंज आ रहा है उसको मैं कहूँगी मार्जिनल, है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो डिमिनिशिंग होती है। ये लॉ कहता है कि अगर आप किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन अगर पहले से बढ़ाते जाओगे, एक के बाद दूसरा कंज्यूम करोगे, दूसरे के बाद तीसरा कंज्यूम करोगे, तीसरे के बाद चौथा कंज्यूम करोगे, तो हर एक अगले सक्सेसिव यूनिट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होती है, वो कम होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये क्या होता है, इट हैपन्स in respect of all goods and services, all goods and services, ये सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज के केस में होता है। ठीक है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए इसको, दैट इज वाई it is called fundamental law of satisfaction. That is why it is also called fundamental law of satisfaction। और इसका एक नाम और भी है, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, ये इसके और नाम है। अब जैसे मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो आपको प्यास लगी है और आप क्या करते हो, एक गिलास पानी पीते हो। ठीक है, पहला आपने एक गिलास जो पानी पिया, आपको उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी तब वो वांट है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। आपने जब उस एक गिलास के बाद जैसे ही आप दूसरा गिलास पानी का पीते हैं बच्चों, तो आपको पहले से अब कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? क्योंकि जो आपने पहला गिलास पिया उससे आपकी कुछ वांट सेटिस्फाई हो गई। फिर इसी तरह से अगर आप थर्ड लोगे तो थर्ड से आपको पहले और दूसरे से भी कम यूटिलिटी मिलेगी, है ना। तो दिस लॉ जो था, ये लॉ जो कहता है वो यही कहता है कि आप जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे ना, आपको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो ये लॉ जो था
सबसे पहले ये जर्मन के इकोनॉमिस्ट ने दिया था, उसका नाम था H.H. गॉसन। दिस लॉ was first given by German economist H.H. गॉसन। इसको H.H. गॉसन ने दिया था। देयरफॉर इसी वजह से इट इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है बच्चों? द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन। द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन, इसीलिए इसे गॉसन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम इस लॉ को करेंगे। लॉ को करने से पहले बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी लॉ जब हम पढ़ते हैं तो उस लॉ की कुछ अजम्पशंस होती हैं। बिना अजम्पशंस के कभी भी लॉ को सक्सेस नहीं माना जाता है और ना ही उसको ठीक माना जाता है एग्ज़ाम में अगर आप उसे बिना अजम्पशंस के लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी अजम्पशंस की बात करूँगी कि हम इसमें क्या मान के चल रहे हैं। सबसे पहले हम अजम्पशंस डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं आपको इसकी। पहली अजम्पशन पढ़ते हैं, क्या होती है? द यूनिट ऑफ कमोडिटी मस्ट बी स्टैंडर्ड। ठीक है, द यूनिट ऑफ कमोडिटी मस्ट बी स्टैंडर्ड। आप जिस भी कमोडिटी को यूज करोगे उसका आप एक स्टैंडर्ड यूनिट लोगे। लाइक अ कप ऑफ टी पियोगे आप, नॉट अ स्पून ऑफ टी। एक चम्मच चाय नहीं पीनी, एक कप चाय पीनी। चाय एक का कप एक स्टैंडर्ड यूनिट है, क्योंकि एक एक चम्मच लेते रहेंगे तो पता नहीं कब तक हमारे को सेटिस्फेक्शन अच्छी मिलती रहेगी। क्योंकि तो हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट को यूज़ करना है, सबसे पहली बात। दूसरी इसकी मेन अजम्पशन क्या है कि कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन करोगे तो वो आप लगातार करोगे। जैसे मैंने अभी आपको एक गिलास पानी वाली बात बताई कि अगर आप एक गिलास पानी अभी पी रहे हो और एक गिलास फिर उसके 2 घंटे बाद पीते हो तो बच्चों तब तक तो दोबारा प्यास लग जाएगी। फिर तो ये लॉ सक्सेस नहीं है ना। फिर तो ये, क्योंकि ये लॉ तो कहता है कि जैसे जैसे आप कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो हमें मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। तो यानी कि कंजम्पशन जब भी करी जाएगी वो कॉन्टिन्यूशन में करी जाएगी। आपको भूख लगी है, आप एक रोटी अभी खा रहे हो और एक रोटी आप फिर दोपहर को खाते हो, सुबह नाश्ते में खाया फिर दोपहर को खाते हो, तो दोपहर तक तो फिर भूख लग जाती है। उस केस में नहीं करना ये लॉ को। ये लॉ जो कहता है, ये कहता है कि कंजम्पशन कॉन्टिन्यूस करनी है। ठीक है, तीसरी बात इसमें क्या बोला हुआ है? नो चेंज इन क्वालिटी। आप जिस भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो बच्चों, उसकी क्वालिटी में चेंज नहीं करना। ठीक है, चेंज इन क्वालिटी। आप जब घर आए, इतनी गर्मी, आपको बड़ी प्यास लगी, आपने पानी नॉर्मल ताज़ा सा पानी दे दिया, आपने पी लिया, आपको मज़े नहीं आए। अभी आपको प्यास लगी थी तो आपने दूसरा गिलास ही मांग लिया। अब जैसे ही आपने वो दूसरा गिलास मांगा बच्चों, वो एकदम आपको ठंडा ठंडा पानी दिया गया, तो आपको ज़्यादा मज़ा कौन सा पानी पी के आया बच्चों? ठंडा वाला, है ना, गर्मी है। लेकिन ये लॉ कहता है कि जो भी आप चीज़ को कंज्यूम करोगे उसकी क्वालिटी में चेंज नहीं करना। यानी कि पहला गिलास अगर ताज़ा पानी था तो दूसरा भी ताज़ा ही होगा, तीसरा भी ताज़ा ही होगा, है ना। तो वो चेंज नहीं करना, इसकी तीसरी अजम्पशन। चौथी अजम्पशन पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ अजम्पशन क्या है इसकी? कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर इज रैशनल का मतलब होता है जो एक कंज्यूमर है वो समझदार है, उसको पता है कि कब इस चीज़ में मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, कब नहीं मिलेगी। कंज्यूमर का नेचर कैसा है? रैशनल। क्लियर ये बात? अब हम बात करते हैं फिफ्थ अजम्पशन की। फिफ्थ अजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट। आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि यूटिलिटी को इस चैप्टर में हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर करेंगे
और वो मेजरमेंट जो कार्डिनल नंबर्स में हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड यूटिल्स, यानी कि लाइक 1 2 3 अप टू n। जो भी आप कमोडिटी का कंजम्पशन करोगे उसको आपने क्या करना है, किस में मेजर करना है बच्चों, नंबर्स में। दीज नंबर्स आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स यानी कि यूटिल्स। लास्ट इसकी assumption, price of the commodity should be constant during the course of consumption। price or income of the consumer remain constant। price or income of the consumer, ठीक है, should be constant, वो constant रहनी चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन के कोर्स से हमारे को उसको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, प्राइस और इनकम को। क्योंकि अगर हम प्राइस जो है, अगर मान लो कि माना हम बाज़ार जाते हैं, ठीक है, और एक एप्पल हमने लिया 10 रुपये में, ठीक है, और दूसरा एप्पल अगर उसने हमारे को 5 रुपये में दे दिया, तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें मिल जाएगी ना कि देखो अब तो ये सस्ता मिल रहा है, ले लो। नहीं, आपने एक कमोडिटी को पहले जितने प्राइस पर ख़रीदा है आप दूसरी बारी भी उतने पे खरीदोगे, तीसरी बारी पे ही उतने में खरीदोगे। आपके प्राइस और आपकी इनकम सेम, ऐसी इनकम में भी चेंज नहीं होना चाहिए। आपके पास पैसे बहुत सारे आ जाएंगे तो भी आप इस लॉ को नहीं कर सकते, ठीक। तो इस तरह से ये अजम्पशंस हैं, ये अजम्पशंस हमने मानी और इस अजम्पशन के बेसिस पर अब हम क्या बनाएंगे, इसका टेबल। पहले हम टेबल बनाएंगे और टेबल के बाद हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया यूनिट ऑफ कमोडिटी से एक्स, मैं उसके यूनिट ले रही हूँ 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। यहाँ मैंने ली मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम इसको वो करेंगे, मेजर करेंगे, वैसे वैसे यूज़ करेंगे कमोडिटी को, वैसे वैसे इसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाएगी। तो पहले 20, देन 15 लिया मैंने, फिर 10 लिया मैंने, फिर 5 लिया, फिर 0 लिया, फिर -5 लिया। तो मैं इसको एक एग्जांपल से लेती हूँ। मान लो आपको भूख लगी, आपने पहली रोटी खाई, तो आपको पहली रोटी खाते ही मान लो 20 यूनिट्स के बराबर आपको यूटिलिटी मिली, क्योंकि आपको बहुत तेज़ भूख लगी थी, आपको बहुत अच्छा लगा। सेकेंड रोटी खाते हो आपको 15 के बराबर यूटिलिटी मिलती है। क्यों 15 के बराबर मिली? क्योंकि पहली रोटी से आपकी कुछ भूख जो थी वो शांत हो गई थी, कुछ हंगर आपका जो था वो पूरा हो गया था। तीसरी रोटी खाते हो आपको और कम सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो यानी कि आपने उसको मेजर करा 10 यूटिल से, क्योंकि अभी हमारे को इतनी नीड नहीं थी जितनी पहली रोटी के टाइम थी। चौथी तक भी आपको चलो थोड़ी सी मिल गई सेटिस्फेक्शन कि चलो चली गई पेट में। अब पाँचवीं पर तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि आपका पेट पूरा भर चुका है, फुल। और उसके बाद भी अगर आप 6th चपाती को लेते हो तो हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, आपके पेट में दर्द हो जाए, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। तो वो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। तो इसी वजह से जैसे जैसे हमने यूनिट का कंजम्पशन किया, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन होती गई, और जब वो 0 पे पहुंचती है दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ स्टेटी। पॉइंट ऑफ स्टेटी का मतलब होता है फुल सेटिस्फेक्शन। यहाँ आके मुझे फुल सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है, मैं अपनी अब इस पोजीशन में चेंज नहीं करना चाहूँगी, ठीक है। अब हम इसको डायग्रामेटिकली भी बना लेते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर मैं दिखा रही हूँ यूनिट कंज्यूम, ठीक है। ओ वाई एक्सिस पे मैं दिखा रही हूँ मार्जिनल यूटिलिटी। एम यू जो है ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है जो डिक्लाइन हो रहा है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे हम किसी की कंजम्पशन को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी और एक पॉइंट पर आकर वो 0 हो जाएगी। इस 0 वाले पॉइंट को मैंने क्या बोला, ये क्या कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ स्टेटी। स्टेटी का मतलब फुल सेटिस्फेक्शन। और उसके बाद भी अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं, उसके बाद भी हम उससे आगे जाते हैं, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आ जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के टाइम समझाया कि हो सकता है हमारी तबीयत खराब हो जाए,
है ना। तो ये मैंने आपको पूरा लॉ सिखाया बच्चों के, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी। मार्जिनल होता क्या है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर क्वेश्चन में कभी आ जाता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU, तो आपने पहले उसका मीनिंग देना है, देन आपने उसकी एजम्पशंस को बताना है, एजम्पशंस के बाद टेबल और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देनी है आपने, तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। अब इसकी कुछ ना एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं बच्चों जिस केसेस में कंजम्पशन के बढ़ने पर सेटिस्फेक्शन जो है या मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम नहीं होती। ठीक है, वो किस किस केस में होता है। मान लो कोई अल्कोहलिक है, अब अल्कोहलिक के लिए तो ड्रिंक करना तो उसका बहुत अच्छा लगता है, उसे तो उसको तो जितना मिले उसको और मज़े आते जाते हैं क्योंकि उसको आदत है उस चीज़ की। तो उस केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरे आते हैं माइजर, कंजूस। जो कंजूस है वो क्या कभी सेटिस्फाइड होता है? वो तो कहता है मेरे को जितना मिल जाए उतना कम है ना, जितना मिल जाए उतना कम है। तो इसलिए इन पर भी ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तीसरा है किसी का शौक, म्यूज़िक में किसी का कलेक्शन का शौक है या किसी को पोइट्री में शौक है, तो ये शौक के ऊपर जो हमारे हैबिट्स शौक होते हैं जो उनके ऊपर कभी भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इसकी तो जितनी क्वांटिटी हमें मिले, जितना ज़्यादा हम इसके बारे में आगे चलें, हमें उतना ही मज़ा आता है, उतना ही अच्छा लगता है। ऐसे ही इसी तरह से कोई चीज़ को हमें कलेक्शन करने की आदत है, लाइक रेयर कलेक्शन है कोई, लाइक किसी को स्टैम्प्स अलग अलग कंट्रीज़ की इकट्ठी करने का शौक़ है, स्टैम्प कलेक्शन हो गया, या आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कलेक्ट करने का शौक़ होता है। तो ऐसी रेयर कलेक्शन को जिसको करने का शौक़ है बच्चों, वो जब जितनी ज़्यादा वो कलेक्शन करेगा उसको उतना ज़्यादा अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिन पर, ये वो एक्सेप्शंस है जिन पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, वो मैंने आपको बताया। तो ये बताने के बाद अब हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो सुनकर और देखने के बाद अच्छे से समझ आए और पसंद आए तो आप प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो ज़रूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।